हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 और क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के 6th पेपर, मतलब कि 6वां पेपर, जो कि किसका होता है, हिंदी का। और ये पेपर 1 घंटे का होता है, 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। बाकी और जो बचे आपके 13 क्वेश्चन, तो वो सभी मिला के 20 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इस एक क्लास को जो है आपने अभी तक कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आप 1-2 बार देख लेते हो तो एग्ज़ाम में जो है आप एक बेहतरीन स्कोर करके आप आएंगे, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ। तो चलिए, आप वीडियो को लगातार केवल 1-2 बार देख लेंगे, सुन लेंगे सही से, तो आप एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर करके आएंगे, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हमने लिया है कि भाषा की 4 दक्षताएँ बताओ। दक्षताएँ मतलब जिन्हें हम भाषा के कौशल कहते हैं। तो भाषा के कितने कौशल हैं? 4 कौशल हैं। कौन कौन है? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। इसको आप शॉर्टकट में ट्रिक से याद कर सकते हो कि सुब्बू पाली, है ना, ये ट्रिक है, आप पढ़े भी होंगे, सुब्बू पाली, ठीक है ना। मतलब पहला सु मतलब यहाँ सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। तो सुब्बू पाली मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषाई कौशल हैं। और चाहे आपसे दक्षता पूछे, दोनों का मतलब एक ही था। अगला, अक्षरों के समूह का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर मतलब वर्ड, तो वर्डों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। वर्डों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ये सब क्या है? ये वर्ड हैं, अक्षर हैं। और जब इन्हीं का पूरा समूह बन के तैयार होता है ज्ञातक, तो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सा हा, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजनों के कई प्रकार हैं, जिसमें अगर बात करें यहाँ पे कि सा और हा ये किस प्रकार के हैं, तो ये जो व्यंजन होते हैं, ये जो व्यंजन हमारे हैं, ये इनको व्यंजन में रखा गया है। उस व्यंजन का नाम है कि यहाँ पे आपका ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय क्या होते हैं? हवा जो है मुख से रगड़ती हुई धीरे धीरे बाहर की ओर निकलती है, तो इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो सा हा, आप इनको बोल के देखें तो जो हवा है वो आपके मुख से रगड़ती हुई बाहर की ओर निकलती है, तो इन व्यंजन को हम क्या कहते हैं? ये व्यंजन होते हैं आपके क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन, या जिन्हें हम क्या कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, व्यंजन के अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? वर्ड कितने अक्षर हैं? 4 हैं। कौन कौन है? एक है क्षत्रिय वाला ये छ, और एक है यहाँ पे त्र, और एक क्या है? ज्ञा, और एक क्या है? स्रा। ये संयुक्त व्यंजन में है, और इनको पूछ लेता है किससे मिलके बने होते हैं। तो जो ये क्षत्रिय वाला छ है, ये बना होता है अधक्का और षटकोट वाले सा से मिलकर, ठीक है ना। इससे मिलके बना होता है, इसीलिए संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि 2 व्यंजनों के मिलने से बन रहा है। और त्र जो होता है ना, ये क्या होता है? आधा ता और रा से मिलके बना होता है। और ये जो ज्ञा है, ये आधा जा और इया से मिलके बना होता है, ठीक है, ज्ञा। और जो श्रमिक वाला सा है यहाँ पे, ये बना होता है संयम वाले सा, मतलब आधा, हलंत है मतलब आधा है, और रा से, इससे मिलके बना होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ये क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञा और स्रा। और किससे मिलके बने होते हैं, ये जरूर याद रखना। ऐसे ओस व्यंजन आपने पढ़ा ही है ना। ओस व्यंजन कौन है? ये चारों हैं, सा और हा। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, जो कि याद रखना क्या होता है? या, रा, ला, वा। क्या होता है? या, रा, ला, वा। ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। तो व्यंजनों के अलग अलग प्रकार हैं। और एक व्यंजन आपका स्पर्श व्यंजन होता है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, कितनी होती है? 25। का से लेकर जो माँ तक होते हैं, का से माँ तक जितने भी आपके वर्ड आते हैं, ये कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। तो आपने देखा व्यंजनों के अलग अलग प्रकार, जरूर याद रखना, ठीक है ना। अगला, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं? तो पहला क्या हो गया? श्रवण मतलब सुनना, दूसरा उच्चारण करना, फिर वाचन मतलब बोलना, और फिर उसे दूसरे के सामने व्यक्त करना, मतलब इसे अभिव्यक्ति कहते हैं। तो 4 कौशल कौन कौन है? श्रवण, सुनना, उच्चारण करना, वाचन करना, और फिर उसको अभिव्यक्त करना। ये भाषा शिक्षण के क्या है? प्रमुख 4 कौशल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम बताइए। विलोम शब्द, तो अनभिज्ञ का क्या होता है? सुभिज्ञ, और मुक्त का क्या होता है? बंधन।
अनभिज्ञ का सुभिज्ञ जरूर याद रखना, और मुक्त का बंधन। ये देखो पूछ लिया गया है। क्षत्रिय वाला छ त्र ज्ञ ये किस प्रकार के व्यंजन है, तो मैंने बताया था ये संयुक्त व्यंजन है। ये जरूर याद रखना कि ये किससे मिलके बने होते हैं, किससे किससे। जैसे कि क्षत्रिय वाला छा किससे मिलके बना होता है, आधा का और सा से मिलके बना, सरकोट वाले सा से। और त्र किससे बनता है, आधा ता और रा से। और ज्ञ जा आधा जा और इया से मिलके बना होता है। चलिए तो पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी, 4 है, बता देंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विराम चिन्हों जिनकी खोज किसने की थी, अगर पूछ ले तो उनका नाम था कामता प्रसाद, और इन्होंने कितने चिन्ह बताए हैं, 11 विराम चिन्ह बताए हैं। ठीक है ना। जैसे कौन कौन से चिन्ह, एक है पूर्ण विराम, एक है अर्ध विराम, एक है अल्प विराम, ठीक है ना, एक है आपका विवरण चिन्ह, एक है योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये सभी ऐसे करके अगर देखें तो कितने विराम चिन्ह हैं, 11 विराम चिन्ह हैं। और इनके बारे में किसने बताया, तो कामता प्रसाद ने। ये पूछ लेता कभी कभी। अगला, संघर्षी किसे कहते हैं। तो संघर्षी शब्द का उच्चारण जब हम कर रहे होते हैं तो जो मुख का द्वार होता है वो बहुत ही सकरा हो जाता है और सी की आवाज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए ख, ग, ज, फ, स और ह। और ये जो स ह है ये अभी आपने पढ़ा था, ये कौन से व्यंजन है, ये आपके होते हैं उस व्यंजन, या फिर इन्हें हम संघर्षी व्यंजन। मतलब इनको जब हम बोलते हैं ना तो जो हवा होती है मुख से भी रगड़ते हुए बाहर की ओर निकलती है। अगला, ओ से व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो उस व्यंजन अभी आप पढ़े थे, जिनको बोलते समय क्या होगी, हवा जो है मुख से रगड़ते हुए बाहर की ओर निकल। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सब, तो ये कितने हैं, 4 हैं, सा और हा। ठीक है, जबकि संयुक्त व्यंजन बोले तो भी 4 हैं, क्षत्रिय वाला छा त्र ज्ञ और जो है श्रा, ये होते हैं। और अगर अंतस्थ व्यंजन की पूछे तो य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और स्पर्शी व्यंजन पूछे तो कितने हैं, 25 का वर्ग से लेकर, है ना, जो का से लेकर माँ तक जो है, क्योंकि इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग में कौन कौन आता है, जिसको हम कंठ से उच्चारण करते हैं, तो उसमें आता है का ख ग घ अंगा। का वर्ग में 5 आते हैं। ऐसे चा वर्ग में चा छा जा झा इया, जिसको हम उच्चारित करते हैं तो तालु से होता है। ठीक है ना। और एक होता है टा वर्ग, टा ठा ड ढ अड़ा, तो ये हो गए, इसमें भी 5 होते हैं। फिर एक होता है ता वर्ग, ता था द ध ना, इसमें भी 5, तो 4 हो गए, 5 चौक 20। और एक होता है पा वर्ग, पा फा ब भ मा, तो का से लेकर माँ तक हो गए। और इनके कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण पूछ ले तो कंठ से होता है। ठीक है, चा वर्ग का पूछे तो कहाँ से होता है, तालु से होता है। और टा वर्ग पूछे तो मूर्धा से, और ता वर्ग पूछे तो दंत से, और पा वर्ग पूछे तो ओष्ठ या होंठ से होता है। इनकी संख्या कितनी है, स्पर्श अगर पूछे स्पर्श व्यंजनों की तो 25 है, का से लेकर माँ तक। अगला क्वेश्चन देखें आप, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्ह क्या होता है, जब हम कभी रुकते हैं, है ना, किसी विचार को व्यक्त कर रहे हो, तो देखिएगा भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना। विराम चिन्ह का मतलब वाक्य के लास्ट में करते हैं, जब वाक्य पूरा हो जाता है या जो भाव या विचार हम रख रहे हैं उनको स्पष्ट करने के लिए, तो उनके लास्ट में अंत में प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी बीच में भी करते हैं, आप देखते होंगे। अगला, अर्वाचीन और उचित का। देखो इन क्वेश्चनों से आपके बहुविकल्पी लगभग सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखो। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन। अर्वाचीन का क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और प्राचीन मतलब पुराना। तो अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन। और उचित का क्या होता है, आपको पता है, अनुचित। अगला, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैंने बताया एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को देख के जाते हैं तो बेहतरीन स्कोर आप करके आएंगे। अगला, छ त्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है, देख रहे हो, मैंने बताया संयुक्त व्यंजन है, 4 होते हैं, एक स्रा भी होता है श्रमिक वाला। ओ और आओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओ और आओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये होता है कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं। ओ अगर आप बोले तो यहाँ पे कंठ से आवाज़ भी निकलेगी और ओष्ठ भी यहाँ पे यूज में आएगा, तो कंठ और ओष्ठ से होते हैं ओ और आओ का उच्चारण। और ये स्वर में दीर्घ स्वर है। ठीक है ना। आप पढ़े होंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका जो है हरस स्वर होता है, हरस स्वर जिसमें आते हैं एग्जाम्पल में छोटा, है ना, छोटा, छोटी, छोटा ओ, और क्या आता है, ऋण, ये हरस स्वर के एग्जाम्पल हैं, है ना। और उसके बाद दीर्घ स्वर में जो जैसे कि बड़ा, उसके बाद ओ आओ, है ना, ए आए, ओ आओ, ये सब किस में आते हैं, बड़ी, ये सब आते हैं दीर्घ में। और एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसमें का एग्जाम्पल क्या है, ओम है
है ना, क्या होता है ओम। जैसे कि 3 मात्रिक, देखो जो आपका ह्रस्व स्वर होता है इनको बोलने के लिए 1 मात्रा का समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगता है, और जो आपके प्लुत स्वर है इनको बोलने के लिए 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, मात्रा के आधार पर अगर देखें तो। अगला है या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो मैंने अभी बताया था कि अंतस्थ व्यंजन है, पहले ही बता चुके हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार के उच्चारण में जो वायु होती है कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, और उच्चारण क्या होता है, झटके के साथ होता है। जैसे कि ठंडा बोल के देखो आप, कंचन, जंगल इत्यादि, ये सभी क्या है, अनुस्वार है। तो अनुस्वार में क्या होता है, जो जिनका उच्चारण करते हैं तो हम, जो वायु होती है ये हमारे नाक से निकलती है, और जो उच्चारण होता है झटके के साथ होता है। एग्जाम्पल आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं। लिपि क्या होती है, तो किसी भी भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक है ना, जैसे हिंदी की आपको पता है देवनागरी लिपि है, तो भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो आप इतना याद रखना कि भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है, किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। और हिंदी की पूछे तो क्या है, देवनागरी लिपि है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि लेखन की कोई 2 विशेषता बताओ। लेखन शिक्षण की विशेषता बतानी है। तो अक्षर, शब्द और वाक्यों को हम स्पष्ट रूप प्रदान करना, ये एक लेखन शिक्षण की विधि हो गई, विशेषता हो गई। व्याकरण एवं वर्तन की दृष्टि से शुद्धता भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लेखन की विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन देखें, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का उसको पूर्ण ज्ञान हो, और प्रवाहमय वक्ता होना चाहिए, और शिक्षक का उच्चारण बिल्कुल क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो वो एक सफल शिक्षक कहलाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, देख सकते हो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो उपेक्षा का अर्थ क्या होता है, किसी की अवहेलना करना या फिर निरादर करना, और अपेक्षा का मतलब होता है कि आवश्यकता। ठीक है ना, उम्मीद, आवश्यकता। अगला, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। तो जिसके भी नीचे रेखाएं लगाएंगे उसे हम कहेंगे क्या है, रेखांकित वाक्य है, रेखांकित तो बोलेंगे। अगला, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची बताओ। तो आकाश के क्या है, नभ है, गगन है, अंबर है और व्योम है, याद रखना है ना। पर्यायवाची आप याद करके जाएंगे, किसी का भी पूछ सकता है, सूर्य का पूछ सकता है, पृथ्वी का पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये कैसे वर्ण हैं, अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं। अगला, संधि एवं संयोग के शब्दों का विलोम लिखो। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, तो इसका विलोम क्या होगा, विग्रह, अलग कर देना। संयोग का मत क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। अगला, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जिन्हें बोलते समय हमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, है ना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जिन्हें बोलने के लिए 1 मात्रा का समय लगेगा वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। अगर पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11, याद रखना। दीर्घ स्वर में क्या आता है कि बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ, है ना, बड़ी ई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, ये सब हो जाएंगे, और सब इनको मिला के देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 11 स्वर हो जाएंगे। ऐसे एक होता है प्लुत स्वर, जिनको बोलने के लिए 3 मात्रा का समय लगता है, जिसका एग्जाम्पल है ओम, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत। सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत, और पंकज का क्या होता है, कमल। ठीक है ना, पंकज, नीरज, सरोज, पता ही होगा कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कारक किसे कहते हैं। ठीक है ना, कारक किसे कहते हैं, ये और कर्ता कारक का चिन्ह लिखो। तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया के स्थान पर क्या हो, संबंध प्रकट हो, उसे कहते हैं कारक। और कर्ता कारक का विभक्ति क्या होता है, चिन्ह ने होता है। जैसे आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अपादान से, मतलब अलग होना, तो ये होते हैं कारक। ठीक है, और अपादान का चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, कर्ता का ने और अपादान का से। और कर्म का क्या होता है, कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण के लिए, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, तो ये आप याद रखेंगे। अगला, अभिव्यक्ति के साधन, मतलब हमें अभिव्यक्ति करना है तो उसके साधन क्या क्या होते हैं। तो अभिव्यक्ति हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, किसी के सामने मौखिक और या फिर लिख कर अपनी बातों को रखना। तो अगर आप
बिना लिखे किसी बातों को, अपनी बातों को दूसरे के सामने रख रहे हैं तो वो कहलाता है मौखिक अभिव्यक्ति। जबकि लिख कर अगर अपनी बातों को आप दूसरे के सामने रखते हैं तो उसे कहते हैं हम लिखित अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति दो प्रकार के हैं, मौखिक और लिखित। अगला, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग हम लेखन विधि में करते हैं, ठीक है ना। और इस विधि की खोजकर्ता कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। अगला, ध्वनि क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? ध्वनि। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि ध्वनि क्या है। तो भाषा, या पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं ध्वनि। भाषा किसे कहते हैं? तो ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगला, भाषा निर्माण का ढांचा किस प्रकार निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का जो संपूर्ण होता है ढांचा वो ध्वनि के संकेतों पर निर्भर करता है। किस पे करता है? ध्वनि के संकेतों पर। अगला, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध क्या है? श्रवण कौशल से है, मतलब सुनने वाले कौशल से है, ठीक है ना। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? मैंने बताया था हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या याद रखना 11 है, जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वर किसे कहते हैं? एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जबकि जिन वर्णों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन, ठीक है ना। तो स्वर जिनका अवरोध है ना, मुख के बाहर बिना अवरोध के जब उच्चारण हम करें तो उसे स्वर कहते हैं। तो ये है आपके, ये देख सकते हो 11 हैं। कितने हैं? 11, जिसमें आपके छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, ये क्या हैं आपके? ये आपके हो जाते हैं कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। जबकि बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये हो जाते हैं आपके दीर्घ स्वर। और एक प्लुत स्वर होता है जो कि जिसमें ओम जब हम लिखते हैं 3 मात्रा जिसमें समय लगा। अगला, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इन शब्दों का उच्चारण करने में स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला हम देखते हैं, इनके एग्जाम्पल आपके ये हो गए, ये देख सकते हो आप, है ना। दीर्घ स्वर की संख्या अगर पूछे कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी है? 7। जबकि अब बात करेंगे यहाँ पे ह्रस्व स्वर में कौन कौन आ गए? तो छोटा, छोटी, छोटा और ऋण, तो ये कितने हैं? 4 हैं। तो 7, 4, 11। अगला, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब मुख द्वार को बंद करके हम खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को क्या करें? स्पर्श करें विभिन्न भागों के, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या मैंने बताया है कि कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या का से लेकर माँ तक के होते हैं, ठीक है ना। अगला, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तो उसे हम संघर्षी या क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जैसे कि च, छ, ज और झ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। किसी भी भाषा को आप ले तो लिख के या फिर मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं तो 2 रूप होते हैं। अगला, पर्यायवाची देखो, अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थक, समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो बताओ क्या होगा? अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा, है ना, दहन हो जाएगा। और अमृत का क्या हो जाएगा? पीयूष है, सुधा है। अगला, गणेश का क्या हो जाएगा? लंबोदर, गणपति, गजानन। तो ये सब हो जाएगा गणपति जी का समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि शब्द और पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों का जो सार्थक शब्द होता है, मेल होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जबकि कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं, जबकि वर्णों का जो सार्थक मेल है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला, अंश और अंश में अंतर लिखिए, है ना। तो एक अंश का मतलब होता है, इस जो अंश लिखा है ना, इसका मतलब होता है कंधा। और एक इस वाले अंश का मतलब इसमें सलजम वाला सा है, इसका अर्थ क्या होता है? भाग, मतलब भाग, ठीक है। तो एक अंश का मतलब होता है कंधा और एक का क्या होता है? भाग, याद रखेंगे। अगला क्या है? अज्ञ और उन्मुख शब्द का विलोम लिखना है। तो अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ, और उन्मुख का क्या होता है? विमुख होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रुत लेख। देखो एक एक क्वेश्चन मैंने जो बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कवर कर लेंगे हिंदी आप। श्रुत लेख का मतलब है क्या है? श्रुत का मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना। तो ऐसा लेख जिसको आप सुनकर लिखें उसे कहते हैं श्रुत लेख। तो श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा में ही सुलेख या फिर श्रुत लेख की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। बच्चा क्या करता है? अध्यापक बोलते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? सुनकर उसे लिखते हैं। तो सुनकर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? श्रुत लेख कहलाता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो मैंने बताया था यह एक संयुक्त वर्ण है और ये बना है अधा का और षटकोट वाले सा से मिलकर। और इनकी संख्या 4 होती है संयुक्त, है ना, संयुक्त व्यंजनों की।
या संयुक्त वर्ड भी बोल देते हैं इन्हें हम, ठीक है, कभी कभी। व्यंजन का अभिप्राय बताइए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो वायु है को मार के विभिन्न अंगों से टकराने के कारण अवरोध आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से ही उच्चारित होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे वर्ड जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोले वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य प्रकार की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। जबकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यंजन लेके आप देख सकते हो, जैसे कि चा ले लो, तो चा में आधा चा और क्या है? आ है यहाँ पे, तो दो चीज़ें हैं। अगला तुकांत शब्द क्या है? अब आप पढ़े होंगे तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त पदों में अक्षरों और स्वरों की क्या होती है? किसी प्रकार की एक रूपता होती है। भाई तुकांत का मतलब है जैसे कि रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, ये क्या है? तुकांत है। झोंक, पोंक, टोंक, नोक, ये सब तुकांत में आ जाएगा। अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा और मंडा, ये भी तुकांत हैं। अगला तुकांत का मतलब है कि लास्ट में जो आवाज़ें निकलती हैं ना बोलने के बाद, किसी भी पद को या किसी को, है ना, वाक्य को लास्ट में, तो वो एक जैसी लगनी चाहिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द जब प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? तो भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम एक शब्द कहते हैं। जैसे कि जिससे विवाह ना किया हो, जिसने विवाह ना किया हो उसे क्या बोलेंगे? अविवाहित। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे, है ना। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसका मतलब है। तो आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, कुछ और आप याद जरूर करके जाना। अगला देखिए क्या दिया गया है कि अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? अल्प विराम का मतलब होता है कि पूर्ण विराम का अभिप्राय क्या होता है? पूर्ण रूप से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले वहाँ पूर्ण विराम होता है, ठीक है ना। तो ये तो पूर्ण विराम के बारे में जाना। अल्प विराम में क्या होता है? जैसे कि सोहन खेलता है, वाक्य पूरा है। राम और श्याम विद्यालय गए थे, तो ये तो पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम में क्या होगा? जब हम किसी वाक्य को बोलने के बाद पूरी तरह से रुक जाएं, ठहर जाएं, तो पूर्ण विराम है। जबकि अल्प विराम में क्या होता है कि प्रयोग हम कब करते हैं? पढ़ते और बोलते समय कुछ देर के लिए रुकें, तो वो क्या कहलाता है? अल्प विराम। जैसे कविता, कविता के बाद ये जो चिन्ह लगा है कोमा, ये क्या है? अल्प विराम का चिन्ह है। कविता, उसके बाद गीता और माया अपनी कक्षा में प्रथम आए, तो यहाँ पे कविता बोलने के बाद थोड़ा सा हमने रुका, फिर आगे पूरा वाक्य किया। तो ये कविता के बाद जो लगा है चिन्ह, ये क्या है? अल्प विराम। और जो लास्ट में लगा है तो पूर्ण विराम है। आगे से मेरे पिताजी, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, देखो मेरे पिताजी, फिर कोमा लगाए, जो कि एक अधिकारी हैं, फिर कोमा लगाया, उनका स्थानांतरण आगरा हो गया है। देखो चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना, कोमा वोमा का। जैसे आप पढ़े होंगे कि रोको मत जाने दो, एक ही देखो आप लगेगा ऐसे ही, लेकिन रोको उसके बाद कोमा लगा के अगर आप लिखते हो कि मत जाने दो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रोको मतलब कोई आपके पास आया है उसको, इसका मतलब है कि कह रहे हो कि आप उसको रोको, जाने ना दो। और एक है कि रोको मत जाने दो, अगर हम ना कोमा लगाएं तो क्या हो जाएगा? रोको मत मतलब उसे रोको नहीं, जाने दो, तो रोको नहीं, जाने दो। तो दोनों का देख रहे हो कामा का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखें, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं? किस प्रकार से हम मौखिक अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं किसी के सामने? तो पहला चित्र के द्वारा। तो बच्चों को चित्र का ज्ञान करके, है ना, उनसे उसमें संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं इसमें, है ना, बच्चों को उन चार्टों के बारे में बताना चाहिए और फिर उनसे पूछना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? चित्र पठन के द्वारा। अगला कहानी पाठ, तो बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? कहानी पाठ मतलब। और फिर कविता पाठ, तो कविता द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति एवं रुचि का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये सब क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के क्या हो जाएंगे? साधन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखने की शिक्षण विधियाँ। लिखने की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं? तो लिखने की शिक्षण की कई विधियाँ हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, है ना, निम्नलिखित है। जैसे कि पहला रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, दूसरा मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना, पेस्टोलॉजी की विधि से लिखने की शिक्षा देना और मनोवैज्ञानिक विधि। तो ये सारी कई सारी विधियाँ हैं जिसमें हम कुछ को देखते हैं। जैसे कि रेखा विधि है। तो रेखा विधि क्या होता है? अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की तिरछी, पड़ी, सीधी एवं बड़ी रेखाओं में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे तो खींचते रहते हैं ना, तो इनसे हम क्या करते हैं? इससे जब बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो उसे हम कहते हैं रेखा विधि। मॉन्टेसरी विधि इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा हेतु 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है ना। फिर बाद में कागज़ या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियाँ खींचकर उनमें लेखनी के स्याही द्वारा
इसको भरवा कर प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी यार आपकी, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि ये ज़रूर पढ़ लेना कि छात्रों के अशुद्ध उच्चारण हेतु, है ना, अगर सुधार करना है तो हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आप लिख सकते हैं बना के। ठीक है, ज़्यादा ही बड़ी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे यार, नहीं बहुत बड़ी हो जाएगी, दिक्कत आपको हो जाएगी। ब्यूरर चिन्ह को उदाहरण से समझाइए। तो किसी विषय अथवा बातों को समझाने हेतु या निर्देश हेतु जो ब्यूरर चिन्ह का क्या होता है प्रयोग करते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये जो चिन्ह बना है, ऐसे जो बनाते हैं हम चिन्ह, ये डबल बिंदी के बाद ऐसे एक चिन्ह, ये क्या कहलाता है, ब्यूरर चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक है ना। हंस पद का प्रयोग कब करते हैं, तो जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और बीच में कुछ छोड़ जाए कोई शब्द, तो उसे दिखाने के लिए बीच में, जैसे कि यहाँ पे हम लिखा गया जैसे राकेश अच्छा लड़का है, बीच में छूट गया, है ना, तो बीच में कौन सा चिन्ह बना देंगे, ये चिन्ह मतलब बता दे कि राकेश बहुत अच्छा लड़का है। तो हमने तो बहुत जब लिखना है तो ऐसे चिन्ह छोड़ देंगे, तो ये चिन्ह बताता है कि आप कुछ भूल गए हैं, है ना, इसको कहते हैं हंस पद चिन्ह। तो जब कुछ उच्चारण करते समय बीच में कोई भी शब्द भूल जाए तो उसकी जगह पे हम प्रयोग करते हैं हंस पद चिन्ह। अगला, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर बताओ। तो समुच्चारित शब्द वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि अंश, अंश का मतलब क्या होता है, भाग, और जबकि इस वाले अंश का मतलब क्या है, कंधा। अति का मतलब होता है बहुत, जबकि इति का मतलब क्या होता है, समाप्त। तो याद रखेंगे आप। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो समानार्थी शब्द एक अर्थ को व्यक्त करने के अनेक शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल का क्या होता है, नीर है, वारी है, पानी कहते हैं। और अग्नि को क्या कहते हैं, आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक, ज्वाला, ये सब इनके पर्यायवाची हैं। समानार्थी मतलब पर्यायवाची एक प्रकार से। अगला, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है। तो अनुस्वार का चिन्ह, ये अनुस्वार उच्चारण के वायु में क्या होती है, नाक से निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु जो होती है नाक से निकलती है, और उच्चारण क्या होता है, झटके के साथ होता है। जैसे कि ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर। मतलब अनुस्वार में एक बिंदी होती है, जबकि अगर बात करें अनुनासिक में तो आप देखे होंगे जो चंद्र की बिंदी लगी होती है, ये है ना, तो ये होता है अनुनासिक में। तो अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो देखो, अनुस्वार में केवल वायु नाक से निकलेगी और झटके के साथ निकलेगी, जबकि अनुनासिक में वायु जो निकलेगी नाक और मुंह दोनों से रगड़ती हुई निकलेगी। जैसे कि चौंद, बूंद, कुंवर, आँख, ये सभी क्या है, अनुनासिक है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला देखें आप, क्वेश्चन क्या है कि आँख, अश्व और सूर्य के लिए एक एक समानार्थी शब्द लिखो, मतलब पर्यायवाची शब्द लिखें आप। तो आँख का क्या होता है, नयन, समुद्र का सागर, अश्व का घोड़ा, और सूर्य का दिनकर या फिर दिवाकर, रविकर, कुछ भी लिख दें आप। अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है। तो अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देख कर लिखता है। अनुलेख में किसी चीज़ को देख कर लिखना अनुलेख है, जबकि सुनकर अगर कोई लेख लिख रहा है बालक तो उसे कहते हैं श्रुतलेख। तो अनुलेख में, है ना, मतलब कि जैसे कि आप बुक से दे दें पेज, बता दें कि ये लिखना है बच्चे को, तो अनुलेख है। जबकि अगर आप बोल रहे हैं बच्चे को क्लास में, बच्चा तब लिख रहा है, तो वो क्या है, श्रुतलेख। अगला, शिरोरेखा किसे कहते हैं। शिरोरेखा, तो शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण समझाइए। तो शिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली क्या है, रेखा होती है। एग्जाम्पल है, जैसे 2 पाई के बराबर शब्द से शब्द के बीच की दूरी होनी चाहिए, जैसे कि राम कृष्ण, है ना, राम कृष्ण। 4 पाई की दूरी के बराबर 2 वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए, जैसे कि राम आओ, सोहन आओ। ठीक है ना, राम आओ के बाद पूर्ण विराम, फिर सोहन आओ, पूर्ण विराम। शिरोरेखाएँ हैं। आगे देखते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको पहले ही बता दिया है आपको कि उच्चारण के स्थान से पूछता है कि कौन से वर्ड कहाँ से निकलते हैं। तो जो का वर्ग होता है, का, खा, गा, घ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और चा वर्ग का क्या होता है, चा, छा, जा, यहाँ और सा इसमें मिला होता है, ये तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, मतलब कि जीभ होती है। और जो ता वर्ग है, ता, था, दा, धाना, और ला और सा इसी में, तो ये दांत होता है, दंत होता है। पापा बाभमा का क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ये जो अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इसका क्या होता है, नासिका। मतलब ऐसे आपको व्यंजन या स्वर देकर पूछ लेगा इनका उच्चारण स्थान बताओ। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हमने आपको शुरू में बता दिया है। 3 प्रकार के, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस जिनको बोलने के लिए 1 मात्रक समय लगता है। इनके उदाहरण क्या है, छोटा, छोटी, छोटा और ऋण। इनकी संख्या 4 है। जबकि दीर्घ स्वर
में कितनी है? इनको बोलने के समय 2 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ आओ, है ना। कुल कितने स्वर हैं? अगर बात करें मूल स्वर, क्योंकि ओम को नहीं रखा गया, पुल्लिंग स्वर को मूल स्वर में नहीं रखा गया है। इनको बोलने के समय ह्रस्व एवं दीर्घ से 3 गुना अधिक समय लगता है, जैसे कि ओम, राम, है ना, ये बोला जा रहा है। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, पूछा गया कितनी बार ये क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में पूरा। ये देखो वही दिया गया है ना। अब इनको समय नहीं लगाएंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन अभी आप पढ़े थे ऊपर ही, है ना। और जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, मैंने बताया है कि का से लेकर माँ तक होती है। टोटल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन में, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इनको बोलते समय जिह्वा जो होती है, जीभ, ये किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अंतस्थ व्यंजन अंदर ही रह जाता है। या और ल वा बोल के देख सकते हैं आप। ओस व्यंजन में क्या होगा? जो हवा निकलेगी मुँह से वो रगड़ती हुई बाहर निकलेगी। और इनके 4 एग्जाम्पल हैं, सा, सा, सा और हा। संयुक्त में क्या आएगा? 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब मिलेंगे। इनकी संख्या 4 है, याद रखना। ये क्षत्रिय वाला जो छा है, त्र है, ज्ञा है और सरा है। मैंने इसको पहले भी सब पढ़ा दिया, इसलिए समय नहीं लगाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला हमने पर्यायवाची वाला चार्ट लिया है ना। पर्यायवाची तो ज़रूर याद रख लेना इसमें। जैसे कि असुर का दानव, धनुज, दैत्य, निशाचर, राक्षस। अमृत का क्या होता है? पीयूष, सुधा, सोम। आकाश का नभ, गगन, अंबर और आसमान। अश्व का घोड़ा, है, तुरंग, घोटक। ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से देखिए पूछ लेंगे कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। इच्छा का मनोरथ, कामना, चाह और आकांक्षा। ईश्वर का प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर। स्पीड हमने ज़्यादा क्यों रखा है? क्योंकि समय नहीं है भैया, ठीक है ना, हमको पता भी है। इंद्र का महेंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र। गंगा का जानवी, देवनदी, सुरसरी, तिरुपत गंगा और स्वर नदी। चतुर का निपुण, दक्ष और कुशल। चंद्रमा का शशि, चंद्र, है ना। मयंक, इंदु, इम्पॉर्टेंट है। राकेश, ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। जल का पता होगा, पानी, नीर, वार, सलिल। पृथ्वी का भू, भूमि, वसुंधरा, मही, धरती। सूर्य का रविकर, दिनकर, दिनेश, भानु, रवि। सिंह का वनराज, केहरि, पंचानन, मृंगराज। ये सभी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से रहेगा, है ना, कि वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के लिए कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं। तो अगर वर्तनी को बच्चों से शुद्ध करवाना है तो पहली बात तो छात्रों से क्या करवाएं? शुद्ध उच्चारण कराना सिखाएं उन्हें। कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जाए। पहली बात तो कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुलेख का अभ्यास कराएं। अगला, अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवा कर उनका क्या करें? प्रयास करें, तभी तो वर्तनी उनकी शुद्ध होगी। अगला, समान उच्चारण वाले अक्षरों के जो अंतर हैं उनको समझाना चाहिए अच्छे से। मुद्रण की जो शुद्धियाँ हैं उनका संशोधन कराना चाहिए। व्यवहारिक नियमों का उन्हें ज्ञान देना चाहिए। श्याम पट पर लिख कर सुधार करवाना चाहिए। श्रुत लेख लिखवाना चाहिए, मतलब कि इमला जिसे हम कहते हैं, बोल बोल के लिखवाना चाहिए। लिखते समय सावधान रहना चाहिए। शब्दकोश का भी प्रयोग कराया जाना चाहिए। और जो शारीरिक दोष का है उसका भी निवारण करना चाहिए। और शब्द लेख का खेल खिलाना चाहिए। तो ये सभी क्या है, अगर वर्तनी को शुद्ध कराना है तो उनके उपाय हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में आपको दिखाते हैं एक जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में। जैसे कि देखो ये पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल स्वर हैं। तो मूल स्वर में बताओ कौन है? मूल स्वर में 11 होते हैं, छोटा आ से लेकर कहाँ तक? ए आई ओ आओ तक। तो बताइए क्या होगा इसमें? इसमें अनहा लगा है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें आपका कौन सा सही होगा? छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ लगा है। तो मूल स्वर में केवल 4 स्वर होते हैं। वैसे मूल स्वर अगर देखें तो 11 होते हैं ना। तो इसमें तो 3 हैं, सही तो ये भी है, और ए आई ओ आओ ये भी सही है, लेकिन ये तो गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो सही से, तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? यही तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं। रीड भी तो छोड़ेगा। अगर ये सब ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो ये तो छोड़ जाएगा। तो इसी ये वाला ऑप्शन सही ठीक लग रहा है, तो बा वाला सही हो जाएगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं? तो अर्धस्वर याद रखना, या और वाह अर्धस्वर है। निम्न अक्षर में महाप्राण कौन है? तो महाप्राण एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। तो महाप्राण इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महाप्राण में हा। आप बोल के देखो, है ना, हा होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें वानर है। क्या है? वानर है। अगला, जंगम का विलोम, ये कई बार पूछा गया, स्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर होता है।
अगला देखो कृस शब्द का विलोम क्या है, तो कृस शब्द का विलोम होता है स्थूल। इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? 4 होते हैं, सुब्बोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें जो गद्य है ये जो है भाषा का कौशल नहीं है। ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना है? ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, ये आधा जा और यहाँ से मिलकर बनेगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, बा वाला। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, तो इसमें कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? अति उत्तम, ये गलत लिखा है, अति उत्तम होता है, अति उत्तम लिखा है। अभ्युदय सही है, अत्यधिक सही है, अन्वय सही है, ठीक है ना। अगला नूतन का विलोम क्या होता है? नूतन का आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने क्लास को पूरा देखा तो बता लेंगे। नूतन क्या होता है? पुरातन। क्या होगा? पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। या वर्ड क्या है? या वर्ड जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या मतलब है? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। अगला स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25। मैंने बताया था का से लेकर माँ तक 25 वर्ण हैं जो कि स्पर्श व्यंजन है। निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण कौन सा इसमें से नहीं है? तो का जो है ये महाप्राण नहीं है, बाकी सब क्या है? महाप्राण है। चलिए क्लास को यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।